मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अजीज़ मन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में ख़ास जगह दी है। और आपके दिल में ख़ास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहाँ ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियाँ सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। आज के सुहाने सफ़र में जो अफसाने मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनकी एक झलक आपको नज़र करना चाहता हूं। आज मैं बताऊंगा कि एक पान मसाले का विज्ञापन करने की वजह से शम्मी कपूर से क्यों नाराज हो गए थे बड़े भाई राज कपूर, और अपने बड़े भाई की नाराजगी के बाद भी शम्मी कपूर ने क्यों इस एड में काम किया, क्या वजह थी, ये किस्सा बताऊंगा आज आपको। और बताऊंगा क्यों श्री मनोज कुमार पहला साइनिंग अमाउंट लेने के बाद सबसे पहले पहुंचे राजेंद्र कुमार के पास। और बताऊंगा कौन सी फिल्म थी जिससे मिली प्रोफेशनल फीस को आज तक संभाल कर रखा है हेमा मालिनी ने। कारों के शौकीन शम्मी कपूर ने कब और कैसे खरीदी पहली कार। धर्मेंद्र की एक फिल्म के प्रचार का एक अनोखा तरीका ढूंढा गया था। उसके पोस्टर्स पर लिख दिया गया, पूरे गांव की लड़कियों ने अजीत को राखी बांधी मगर राधा ने नहीं। ये क्या था, क्यों था? किशोर कुमार के जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जब वो ऊट पटांग और मसाला फिल्में करते करते ऊब गए। उन्होंने कुछ दिन काम करना बंद कर दिया और आत्मचिंतन करके एक फैसला ले डाला। क्या फैसला था ये सारे किस्से कहानियां, इंफॉर्मेशन आज की ही महफिल में। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले गाने की। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार का स्टारडम उरूज पे था। वो जमाना ही अलग था। सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनके साथ काम करने को तरसते थे। इसी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताता हूं। शम्मी कपूर साहब ने एक बार एक एड फिल्म की, एक पान मसाले का विज्ञापन, जिसकी वजह से राज कपूर साहब उनसे इस बात पर बहुत खफा हो गए। पान मसाले का विज्ञापन करना समाज को जैसे गलत दिशा दिखाना था। राज कपूर साहब को लगा कि शम्मी ने ये एड पैसों के लिए की है। पर शम्मी कपूर साहब ने जब बड़े भाई को ये एड फिल्म करने का कारण बताया तो कारण सुनकर बड़े भाई राज कपूर जी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये एड फिल्म जो की है इसलिए की है क्योंकि इसमें मुझे मौका मिल रहा था दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार जी के साथ काम करने का। पूरे करियर में कोई फिल्म उनके साथ मिली नहीं काम करने की। मेरी तमन्ना थी कि मुझे एक मौका मिल जाए किसी तरह से। फिल्मों में मिला नहीं, अचानक ये एड फिल्म का ऑफर आ गया पान मसाले का। मैंने कहा चलो, मेरी ख्वाहिश दादा मुनि के साथ काम करने की, अशोक कुमार जी के साथ काम करने की फिल्मों में पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, एड फिल्म ही सही। आप देखिए क्या दीवानगी थी लोगों की अशोक कुमार के लिए। झुक गया आसमान और न जाने कितनी हिट फिल्में देने के बाद राजेंद्र कुमार के साथ एक खिताब जुड़ गया था, जुबली कुमार। लगातार उनकी फिल्म सिल्वर जुबली मनाती थी। राजेंद्र जी जितने बड़े स्टार उतने ही नेक दिल इंसान भी थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी नैतिकता से, मूल्यों से, उसूलों से मुंह नहीं मोड़ा। मनोज कुमार अपने स्ट्रगल के जमाने में राजेंद्र जी के करीबी दोस्त रहे। दोस्त कह लें या ये कह लें कि मनोज कुमार साहब को अपना बड़ा भाई मानते थे। तो मनोज जी को जब पहली बड़ी फिल्म मिली, फिल्म का नाम था पिया मिलन की आस, और मिला 1000 रुपए का साइनिंग अमाउंट या एडवांस कैश में,
प्रोड्यूसर के ऑफिस से ये 1,000 रुपये का साइनिंग अमाउंट लेकर मनोज कुमार पहुंचे सीधे राजेंद्र कुमार जी के पास। उन्हें पता था वो किस स्टूडियो में शूट कर रहे हैं। और आप मनोज जी की ह्यूमिलिटी और बड़प्पन देखिए कि ये 1,000 रुपये जो साइनिंग अमाउंट मिला था, ये सीधे ले जाकर उन्होंने अपने बड़े भाई राजेंद्र कुमार के पांव में रख दिए। बड़े भाई ने गले लगाया, आशीर्वाद दिया और उस 1,000 रुपये में 100 रुपये और मिला दिए और कहने लगे अब हो गए 1,100 रुपये। और अपन लोगों में 1,100 रुपये बड़े शुभ और ऑस्पिशियस अमाउंट माना जाता है। आप सोचिए कि बड़ा भाई तो ग्रेट है ही, छोटा भाई भी उतना ही ग्रेट है। और राजेंद्र कुमार की खुशी का तो आलम बयान करना मुश्किल था। इतने खुश हुए कि जैसे ये अचीवमेंट उनकी हो, जैसे उनको फिल्म मिल गई हो। फौरन स्टूडियो में मिठाई मंगवाई गई और पूरी यूनिट को बांटी गई। ऐसी ही दरिया दिली उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी की थी और स्ट्रगल के जमाने में धर्म जी की भी बहुत मदद की थी। यहां तक कि जब मनोज कुमार और धर्म जी को फिल्में मिलने लगी तो उनके लिए नई कारों का इंतजाम भी राजेंद्र कुमार जी ने किया था। कारें लो ताकि स्टार्स की तरह शूटिंग पे जा सको। ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं जो राजेंद्र कुमार जी की नेक दिली को दर्शाते हैं, जिनका जिक्र मैं आपसे करता रहूंगा। हेमा मालिनी कृष्ण भक्त। हुआ यूं कि एक रोज जब शाम को घर लौटी तो देखा कि प्रोड्यूसर प्रेम जी कुछ स्क्रिप्ट्स के साथ बैठे हुए। प्रेम जी कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि हेमा मालिनी के साथ फिल्म की जाए, मगर बात बन नहीं पा रही थी। स्क्रिप्ट नरेशन के बाद इस बार भी हमेशा की तरह हेमा मालिनी को प्रेम जी की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और ना कर दी। लेकिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि अगर आप मीरा पर फिल्म बनाएं तो वो फिल्म मैं करूंगी। प्रेम जी ने हेमा मालिनी की बात को सीरियसली ले लिया और अगले ही दिन गुलजार के पास गए और कहा मीरा पर फिल्म लिख डालो। गुलजार साहब ने भी काम करना शुरू कर दिया और फिल्म के स्क्रीन प्ले, कहानी के साथ साथ डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। अब ये मीरा फिल्म का प्रपोजल लेकर जब प्रेम जी हेमा मालिनी के पास गए तो ना करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा था। हेमा मालिनी ने हां कह दी और प्रेम जी की इच्छा पूरी हो गई। लीजिए साहब, काम तेजी से चल पड़ा और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। मगर कुछ दिन के बाद बीच में ही ये फिल्म ओवर बजट होने की वजह से रोकनी पड़ी। पीरियड फिल्म थी, कुछ बजटिंग में, प्लानिंग में कुछ चूक रह गई थी। खर्च प्रेम जी के अनुमान से बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से फिल्म का काम रुक गया। ये बात जब हेमा मालिनी को पता चली तो उन्होंने प्रेम जी से कहा, मैं ये फिल्म भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा, आस्था और प्रेम की वजह से कर रही हूं। पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। आप श्रद्धा से जो भी मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कीजिए। हेमा मालिनी के इस आश्वासन से प्रेम जी को थोड़ी राहत मिली और फिर यह तय हुआ कि प्रेम जी हेमा को डेली बेसिस पर मेहनताना देंगे, यानी जिस दिन वो सेट पर आएंगी सिर्फ उसी दिन का पेमेंट दिया जाएगा। आप देखिए, ये बात 1989 की है, 1979, और ये बात तब की है जब हेमा मालिनी टॉप की हीरोइन थी। मगर कृष्ण भक्ति और प्रेम के कारण जो भी मिला उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करने को राजी हो गई। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो लिफाफा हेमा मालिनी को शूटिंग के दौरान प्रेम जी के प्रोडक्शन की तरफ से दिया जाता था और उस लिफाफे में जो भी धन था उसे हेमा मालिनी ने आज तक संभाल कर रखा है। एक भी पैसा खर्च नहीं किया। वो कहती हैं कि ये प्रभु का, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है और चाहती हैं कि ये आशीर्वाद ताउम्र उनके साथ रहे, एक पैसा भी खर्च ना हो। शम्मी जी को कारों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने सोच कर रखा था कि उन्हें अपने पहले काम से जो भी पैसा मिलेगा वो उस पैसे से खरीदेंगे कार।
लेकिन शम्मी जी जब पृथ्वी थिएटर में काम करते थे तो वहाँ इतनी रकम नहीं मिलती थी, इतने पैसे नहीं थे कि वो उन पैसों से कार खरीद सके। जूनियर आर्टिस्ट थे उस थिएटर में, एक्स्ट्रा के रूप में थोड़े थोड़े छोटे छोटे रोल किया करते थे स्टेज पर। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी की वजह से पठानों के रोल मिलते थे। एक बार उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने कलाकार टाइटल से एक नया नाटक किया। उस नाटक में शम्मी भी थे। इस नाटक को डायरेक्टर महेश कौल ने देखा और शम्मी जी की परफॉर्मेंस से वो इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने शम्मी कपूर को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में मौका दिया एज ए हीरो। ये पहला मौका था शम्मी कपूर का फिल्म इंडस्ट्री में। इस फिल्म के लिए जब उन्हें पैसे मिले तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर एसपी ईरानी से कहा कि उन्हें एक कार खरीदना है। चूंकि पैसे काफ़ी नहीं थे कि वो फर्स्ट हैंड कार खरीद सकें, इसलिए उन्होंने सेकंड हैंड कार खरीदने की बात कही। ईरानी साहब उन्हें चूनावाला साहब की एक बहुत बड़ी दुकान कार मार्ट में लेकर गए, जहां सेकंड हैंड कार्स बिका करती थी। शम्मी कपूर जब उस दुकान पर गए तो उन्होंने बहुत सारी कारें देखी, पर उन्हें एक कार नीले रंग की, एक ब्यूक कन्वर्टिबल बहुत अच्छी लगी। पर यह कार उनके बजट से बाहर थी, लेकिन मन भी बहुत आ गया था इस कार पर। बजट से बाहर होने के कारण कार को हाथ से निकलता देख शम्मी जी के चेहरे पर उदासी छा गई। इस उदासी को नोट किया ईरानी साहब ने और बोले, भाई शम्मी, फिल्म में मैंने तुम्हें जो पैसे दिए वो कम है, इसलिए एक काम करो, मेरी तरफ से 5,000 और रख लो और अब ये कार ले लो। शम्मी कपूर ईरानी साहब के इस जेस्चर से बहुत खुश हुए और थोड़े पैसे खुद से मिलाकर उन्होंने फाइनली वो कार खरीद ही डाली। तो इस तरह शम्मी कपूर ने खरीदी अपने जीवन की पहली कार। फिल्मों के प्रचार का तरीका, मोडस ऑपरेंडी वक्त के साथ साथ बदलता गया है। शुरुआती दिनों में तो गली मोहल्लों में एक गाड़ी निकला करती थी जिस पर लाउड स्पीकर पर एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर, भोंपू के माध्यम से चिल्ला चिल्लाकर फिल्म के बारे में बताया करता था। फिल्म का नाम है सती सावित्री, आइए देखिए। हॉल के बारे में बता देता था, कितने शो हैं बता देता था, टिकट का दाम बता देता था। तो किसी किसी जगह पर एक लड़का ढोल बजाता हुआ आता था और फिल्म की पब्लिसिटी करता था। जब तकनीक बढ़ी तब फिल्म का प्रचार करने का तरीका भी बदल गया। फिल्म के पोस्टर्स छपने लगे, उनमें फिल्म स्टार्स की तस्वीरों के साथ साथ जनता को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कैची लाइंस भी लिखी जाने लगी। जैसे प्राण साहब की एक फिल्म आई थी जंगल में मंगल, इसके प्रमोशन के लिए पोस्टर पर लिखा गया था प्राण प्राण प्राणी, क्योंकि फिल्म में प्राण ने 3 अलग अलग किरदार निभाए थे। ऐसा ही कुछ किया गया था धर्मेंद्र जी की सन 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा के लिए। प्रोड्यूसर के साथ ये धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और वो चाहते थे कि इस फिल्म का प्रमोशन कुछ अलग अंदाज में हो। बहुत सोचने के बाद उन्हें आइडिया आ ही गया। फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो एक छोटे से कस्बे में जाता है। इस कारण छोटे कस्बों में इसके प्रचार के लिए एक नॉवेल्टी का आइडिया ढूंढा गया। अखबारों में विज्ञापन के साथ 2 लाइंस में ये लिखा जाता था कि पूरे गांव की लड़कियों ने अजीत को राखी बांधी मगर राधा ने नहीं। क्यों? जानने के लिए देखिए प्रतिज्ञा। ऐसे प्रचार का ये छोटे टाउन में रहने वालों पर बड़ा कमाल का इफेक्ट हुआ। इस तरह का विज्ञापन देखने की वजह से सबके मन में एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जाग गई कि ऐसा क्या हुआ कि राधा ने राखी नहीं बांधी। और जब फिल्म आई तो अधिकतर लोग ऐसे थे जो फिल्म सिर्फ इसी वजह से देखने गए थे, ये जानने के लिए कि राधा ने अजीत को राखी क्यों नहीं बांधी। फिल्म आई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। आइए सुनाता हूं आपको इस फिल्म का एक सुपरहिट सॉन्ग। एक बार किशोर कुमार की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब उन्हें लगने लगा कि आज तक उन्होंने फिल्मों में जो भी काम किया है उससे समाज या देश को उन्होंने क्या दिया, क्या योगदान रहा है देश और समाज के लिए। ये बात दिल में गहरे उतर गई। उन्होंने सोचा मैं थोड़े दिन तक अब काम नहीं करूंगा। पूरे परिवार को लेकर
बंबई में चलते काम को थाम कर परिवार के साथ कश्मीर चले गए। सोचा, बहुत विचार किया और अंत में फैसला कर डाला कि अब जो भी फिल्में करेंगे वो उद्देश्यपूर्ण होंगी, अच्छी फिल्में करेंगे। और अगर बाहर के प्रोड्यूसर से उन्हें उस तरह की फिल्में ऑफर नहीं होती तो वो खुद फिल्म बनाएंगे, मगर किसी बेकार की फिल्म में काम नहीं करेंगे। वापस बंबई लौट आए। एक दिन एक निर्देशक साहब उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुनाने पहुंच गए उनके घर साइन करने के लिए एज ए हीरो। सबसे पहले निर्देशक महोदय ने किशोर कुमार की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। किशोर दा, आप एक जीनियस स्टार हैं, आप जैसा ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। किशोर कुमार को यहीं से इरिटेशन होने लगी, लेकिन फिर भी शांति के साथ कहानी के शुरू होने का इंतजार करते रहे। अब डायरेक्टर साहब ने कहानी कुछ इस अंदाज में शुरू की, किशोर दा, आप सिचुएशन सुनिए कि आप हीरोइन के बेडरूम में घुसते हैं। आपको पता है ना किस तरह? हाँ, आप एक साड़ी पहनकर कमरे में घुसते हैं, है ना शानदार? उसके बाद आपको पता है ना कि क्या होता है? आपको साड़ी में देख के हीरोइन घबरा जाती है, चिल्लाती है। इसके बाद आपको पता है ना कि आप क्या करेंगे? किशोर कुमार जो उनकी ये बकवास सुनकर पके जा रहे थे, वो उस प्रोड्यूसर को बीच में रोकते हुए बोले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इसके आगे क्या करूंगा। इससे पहले कि निर्देशक कुछ समझ पाता, किशोर कुमार ने छलांग लगाई और 2 कलाबाजियां खाते हुए बालकनी में पहुंच गए। बालकनी में लीना चंदावरकर और किशोर कुमार के सेक्रेटरी खड़े थे। डायरेक्टर साहब चकरा गए। किशोर कुमार ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो ऐसी वाहियात फिल्म करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर आए तो डायरेक्टर जा चुका था। किशोर कुमार ने सेक्रेटरी से पूछा, क्या हुआ? तो सेक्रेटरी ने बताया कि उन्हें लगा कि आप पागल हो गए, इसीलिए वो बहाना बनाकर निकल गए। इस घटना के बाद जब उन्हें बहुत वक्त तक कोई मीनिंगफुल और अच्छी फिल्म का ऑफर नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही फिल्म बनाने की सोची और काम शुरू कर दिया फिल्म दूर गगन की छांव में की कहानी पर। यह फिल्म आई और क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड हुई। इस फिल्म के जरिए किशोर कुमार ने न सिर्फ खुद से किए वायदे को निभाया बल्कि हमें भी एक अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, अच्छी फिल्म दी। आज के लिए इतना ही। अलविदा। कल फिर मिलेंगे नए गानों के साथ, नई दास्तानों के साथ। वही आपका पुराना प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। चलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।